गुड आफ्टरनून। रोटेशन लेक्चर नंबर 10। कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अपन पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कुछ क्वेश्चंस किया था और कोलिजन वाला पार्ट भी देखा था। कोलाइड हो रहा है तो क्या आ जा रहा है। अब देखिए, तो वो था कि इसका कैसा कोलिजन था, इलास्टिक कोलिजन देख रहे थे अपन। यहाँ से एक मिनट, ये ऐसा दिया हुआ है, ये एक रॉड है और ये रॉड जो है, ये इसका मास m है और लेंथ l है। ये कहाँ पे है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रॉड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। मान लीजिए एक टेबल है, वहां पे रॉड रख दिया है ऐसा। इसका मास m और लेंथ l है। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसका भी मास m है, सेम मास, और ये u वेलोसिटी से आके इसके इस एंड पे स्ट्राइक करता है इलास्टिकली। क्या कर रहा है, इलास्टिकली। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। इन इलास्टिक होता तो भी आंसर था, कोलिजन इलास्टिक है, बस एक समझ में आना चाहिए। फाइंड, क्वेश्चन में ये बोला फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर हाफ, अपर हाफ मतलब यहां से इस साइड वाला अपर हाफ, अपर हाफ पार्ट ऑफ रॉड, पार्ट ऑफ सेम m और m। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर हाफ पार्ट ऑफ रॉड, ऑफ रॉड। अब देखो एक चीज समझ लेना, ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल इस पे आके स्ट्राइक कर रहा है तो मास सेम है। तो अब यहाँ पे वो नहीं लगा देना है कि इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी और इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। समझो, एक चीज समझना यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर जब आप, ये क्या होता, अगर एक पार्टिकल होता ना, यहाँ पे एक पार्टिकल होता ना, तब इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती। अब ये रॉड क्या करेगा, ये रॉड रोटेट भी करेगा ना, एंगुलर वेलोसिटी भी इस रॉड की आएगी ना। पहले क्या होता था, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है और दूसरा एक पार्टिकल, ये पार्टिकल है, ये ऐसा पार्टिकल, पार्टिकल ये आके स्ट्राइक कर, मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन, यहाँ के v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया तो सेम मास है तो स्ट्राइक करेगा, ये रेस्ट में आ जाएगा और ये v वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा था पहले, इन दोनों का मोशन कैसा था, है ना, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। कैसा मोशन था, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मोशन होगा इसका, ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, ये ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा और रोटेशनल मोशन भी करेगा। आई बात समझ में। तो बिल्कुल जैसे अपन सॉल्व करते थे क्वेश्चन को, वहां पे कैसे सॉल्व करते थे, वो u इक्वल्स, जैसे वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती थी, वो फॉर्मूले से आता था, डिराइव किया था उसको, v1 v2 उसी से आया था, u2 की वैल्यू 0 थी तो वो आ जाता था। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, बट यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो वो अपने को आता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में लगता है, वो यूज करेंगे। एक बार ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है। अज्यूम कर लो इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v2 है। अज्यूम करो, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो।
डाउट्स किस डाउट्स अभी इसका कुछ होमवर्क दिया क्या मैंने? इस चैप्टर का होमवर्क दिया? डाउट्स कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं कोलिजन के, पता है मुझे कुछ क्वेश्चन कोलिजन के है अभी, है ना। कुछ क्वेश्चन किया है अपन ने 30th तक शायद किया है, 29th या 30th जो भी है, कुछ तो किया है। कुछ क्वेश्चन है, एक दिन मैं उसको सॉल्व कर दूंगा जो बचा हुआ है, बाकी उसके डाउट्स ले लूंगा, बट आज ये पढ़ेंगे, एक दिन उसके डाउट्स ले लूंगा मैं। इसका तो अभी कुछ होमवर्क नहीं दिया, आज के बाद कुछ होमवर्क दूंगा, देखते हैं अपन। फिर एक बार सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन, उसको सॉल्व करके आइए, उसके डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। किसका इसका रोटेशन का TWT है कल, TWT किसका है? TWT हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का है ना यार। नेक्स्ट वीक है ना रोटेशन, नेक्स्ट वीक। हाँ वही तो, कल तो HNT है। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट वीक क्या करेंगे, आज जो होमवर्क दूंगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले उसी को डिस्कस करेंगे, उसी रोटेशन के उसी पार्ट को डिस्कस, ठीक है। mv²/4 आ रहा है क्या? नहीं, mv²/4 नहीं है यार, देख लेते हैं। सिंपल सा अप्रोच है, जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही क्वेश्चन को यहाँ पे भी सॉल्व करना है। ये ऐसा है, ये पार्टिकल मास m है और u स्पीड से आके स्ट्राइक कर रहा है, ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? बिफोर कोलिजन। इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूँ v1, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v2, है ना। सेंटर ऑफ मास से हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे स्ट्राइक किया तो ये रोटेट कैसे करेगा, यहाँ पे आगे स्ट्राइक किया तो रॉड ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है आफ्टर। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा आपका, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है mu, फाइनल क्या है mv1 प्लस mv2, mv1 प्लस m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी वैल्यू कितनी आएगी, u इक्वल्स टू v1 प्लस v2 इक्वेशन 1। सेकेंड, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ज्यादा बेटर किसके अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना। इसको मान लेते तो अबाउट हो, अबाउट ये यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हो, वो मतलब इसका इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, तो L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यहाँ से आएगा, कितना आएगा, MUL/2, है ना, MUL/2। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसका आएगा MV1L/2, और इसका आएगा I ओमेगा, V2 वाला टर्म यहाँ पे नहीं आएगा, है ना, प्लस ICM इंटू ओमेगा। तो ये कितना आ जाएगा, MUL/2, ये हो जाएगा MV1L/2, आई कितना आ जाएगा, ML²/12 इंटू ओमेगा। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, टू भी चल जाएगा, तो यहाँ से U प्लस V1 प्लस ओमेगा L/6, इक्वेशन इक्वेशन नोट कर लीजिए पहले इतना। एंगुलर मोमेंटम,
किसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं? ओ के अबाउट। ओ क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास। इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ से आएगा, ये जो स्ट्राइक कर रहा है, तो कितना आएगा देख लिख लेते हैं किस डायरेक्शन में होगा। तो ये v है, ये v है और ये r है, तो r को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया और v है ऐसा, तो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? r क्रॉस p। तो मास अगर बाहर ले लीजिएगा तो वो हो जाएगा r क्रॉस v। r इस डायरेक्शन में, समझो फिर से, r ये था और u ये था, है ना, बट ये इसका यहाँ पे हेड है और इसका टेल है, तो शिफ्ट करना पड़ता है। तो शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा u। तो इससे कैसा डायरेक्शन आएगा? राइट हैंड थंब रूल, इस साइड रखोगे राइट हैंड का फिंगर्स ऐसा और क्लोज करेंगे तो ये आएगा अपवर्ड्स, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यहां से फिर से इसका फाइंड करोगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये रोटेट कर रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एम यू, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो L/2, L/2, MU/L/2। इसके लिए भी कितना आएगा? MU/L/2। MVR होता है ना यार, MVR, और V और R 90 डिग्री पे, तो डायरेक्ट MVR। इसके लिए भी MVR, और इसके लिए इस रॉड के लिए क्या आएगा? ICM इंटू ओमेगा, क्योंकि V2 जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और इसी के अबाउट अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं? इसी के अबाउट अपन एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं। तो ICM इंटू ओमेगा हो जाएगा, ICM इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से ML कैंसिल, 2 टाइम्स में ये 6 हो जाएगा। तो U इक्वल्स टू यहाँ पे V1 प्लस यहाँ ओमेगा L/6, ओमेगा L/6। क्लियर है? डन, नोट कर लिया इसको। देखो नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर यहीं पे इन इलास्टिक कोलिजन होता तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कुछ ना कुछ तो आता, ई की कुछ वैल्यू होती, ई की वैल्यू 1 नहीं होती, इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है? मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट फिर भी समझने के लिए, ये कितना जा रहा है यू से, तो बताओ ये आके जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो इसका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा वो ऐसा है, यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है, तो कॉमन टेंजेंट तो यही हो जाएगा, इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो यही होगा ना, LOI। एक मिनट देख ले, फास्ट ही दिख रहा है पता नहीं। सही है, पता नहीं, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी मेजर करते हैं अपन। ओके, मतलब हाँ अभी तो सही। तो इसके अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसके अलॉन्ग आएगा, तो वी अप्रोच यहाँ से क्या आ जाएगा? वी अप्रोच यू आ जाएगा। बिफोर कोलिजन फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जब देख रहे हैं आप, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में v1 से जा रहा है। अभी बताइए ये आके स्ट्राइक कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है ना यार, ये v2 से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी v2 तो इस डायरेक्शन में होगी और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में और भी वेलोसिटी होगी, ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी कितनी? ओमेगा L/2। तो इस पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी वो कितनी है? v2 प्लस ओमेगा L/2।
तो यहां से क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा, तो v सेपरेशन कितना हो जाएगा, तो ये सेपरेट हो रहा है इससे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 प्लस ओमेगा एल बाई टू माइनस v1। देखिए फिर से, यहां से क्या है, ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है, तो आपको पता है कि जब भी आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो किसके अलोंग आता है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जब ये बॉल यहाँ पे आके ऐसा स्ट्राइक करेगा इस रॉड पे, तो ये देखिए ड्यूरिंग कोलिजन ऐसा रहेगा, तो ड्यूरिंग कोलिजन अगर ये ऐसा है तो ये इसका कॉमन टेंजेंट है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा? तो इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी u है, देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वुड बी u। क्लियर? आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। अब ये बताओ, ये वेलोसिटी, ये जो पार्टिकल है ये किस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, इस एंड पे आके स्ट्राइक कर रहा है। तो जब आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना होगा तो आप किस पॉइंट की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। याद है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता था, दो पार्टिकल, एक u2 से v2 से जा रहा है और एक v1 से इस साइड जा रहा है, तो v2 अगर सेपरेट होता था तो अपन लिखते थे v2 माइनस v1। तो यहाँ पे पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी इस एंड की। तो आपको पता है कि अगर ये रॉड v2 से जा रहा है तो इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी v2 होगी, क्योंकि ये रिजिड है। तो ये v2 से जा रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या आएगी, v2। बट ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, तो जब ओमेगा से रोटेट करता है तो उसकी वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है। तो ये किस में मूव कर रहा है, ऐसा सर्कल में मूव कर रहा होगा ना यार, इस टाइप से सर्कुलर पाथ इतना बना दिया। तो अब ये बताओ, अगर ये सर्कल में ऐसा मूव कर रहा है ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसी होगी ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसी, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो ये जो सर्कल है ये ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये देखो रोटेशन की वजह से वेलोसिटी देख रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से तो v2 आ गया, रोटेशन ऐसा रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना ऐसा। तो इसकी वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, क्या लिखोगे, ओमेगा इंटू आर। तो ये वाली वैल्यू क्या जाएगी, ओमेगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू, ओमेगा एल बाई टू, ओमेगा एल बाई टू। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, तो ये सेपरेट हो रहा है इससे और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पता है कि ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, तो सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो v2 प्लस ओमेगा एल बाई टू माइनस v1, माइनस v1। अब यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। इलास्टिक कोलिजन, अगर क्वेश्चन में इलास्टिक नहीं होता, इन इलास्टिक होता तो ई की कुछ वैल्यू है ना लेस देन 1 होती, बट इलास्टिक है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो वैल्यू पुट कर देते हैं वहां पे जो भी होता, v2 प्लस ओमेगा एल बाई टू माइनस v1 अपॉन यू। तो इसको इस साइड लाइए, तो ये वाली वैल्यू u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 प्लस ओमेगा एल बाई टू, ओमेगा एल बाई टू। अब इक्वेशन 1 से v2 माइनस v1 कुछ है क्या, इसी इक्वेशन से v2 प्लस v1 इक्वल्स टू u है फर्स्ट से, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं ना। तो फ्रॉम वन क्या है, u इक्वल्स टू v2 प्लस v1, तो इसको ऐड कर दीजिए तो ये वाला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2u इक्वल्स टू 2v2 प्लस ओमेगा एल बाई टू। अब इक्वेशन 2 से v2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी v1 है, v1 है तो ऐसा करते, तब इसको कैंसिल नहीं करते, v1 दिया है तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे, फिर ये v1 है क्योंकि नहीं तो फिर ज्यादा ये हो जाएगा, इससे रखो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस, हाँ वही, सॉरी माइनस, तब इसको कैंसिल मत करना क्योंकि v1 के टर्म्स में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ज्यादा बेटर है फिर से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 3, 1 एंड 3 से क्या आ रहा है, u इक्वल्स टू v2 प्लस v1, और यहाँ से क्या आ रहा है u इक्वल्स टू v2 माइनस v1 प्लस ओमेगा एल बाई टू। तो माइनस माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं ऐसा,
ये कैंसिल, क्योंकि v1 की वैल्यू साइड जो रिलेशन मुझे पता है v1 में, तो 0 इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 2v1 माइनस ओमेगा एल बाई टू। तो v1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा एल बाई टू इक्वल्स टू 2v1, ओमेगा L1 बाई टू इक्वल्स टू 2v1। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, इसकी वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, है ना। तो यहां से आपको बट आएगा कुछ आंसर, u जो है ओमेगा के टर्म्स में आ जाएगा, है ना, और v जो है वो भी ओमेगा के उसके टर्म्स में आ जाएगा। एक बार नोट कर लीजिए, देख लेते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि ओमेगा है वो अननोन है, ओमेगा क्या है, अननोन है, और v1 भी क्या है, अननोन है। और अपने पास दो इक्वेशन आ चुका है, इक्वेशन 2 और अभी वाला जो इक्वेशन है ओमेगा एल बाई टू, वहां से आंसर आ जाएगा अपना। इसको आ जाता, बट यहाँ से आ जाता क्या, नहीं तो फिर भी v और ओमेगा, u और ओमेगा आता ना, इसलिए मैंने ऐसा ऐसे ही रखो ना, ठीक है ना, इसको कैंसिल मत करना, इसको ऐसा लिख देना, u इक्वल्स टू v2 माइनस v1 प्लस ओमेगा एल बाई टू, इक्वेशन 3। अभी इसके बाद जो आएगा ना, तो आज के बाद से नेक्स्ट लेक्चर से जब भी अपन रोटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, कंबाइंड। आज ये वाला पार्ट प्योर रोटेशनल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें भी कंबाइंड आ रही है बट उसको समझेंगे वहां पे प्योर रोलिंग वाला आएगा, कंबाइंड वाला पार्ट। वो तो सेकेंड, वो तो तुम्हारा जो सेकेंड ट्रैक है ना उसमें स्टार्ट होगा ना फ्लूइड्स। हाँ अभी तो है, अभी है, इसमें रोटेशन है अभी। इसके बाद जो है ना इस ट्रैक में जो है ना SHM आएगा, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस ट्रैक में SHM है। स्टार्ट होगा 12th का चैप्टर, इसमें क्या है, अरे 12th में एक चैप्टर पढ़ लिया ना तुमने, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया ना, 12th में इतना ज्यादा सिलेबस थोड़ी है, 11th में ज्यादा है। तुम लोग ये सब टेंशन मत लो कि 12th में कभी होगा, क्या होगा, कब खत्म होगा, इजीली होता है, हर साल होता है, इस साल भी होगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। सब हो जाएगा, होना है ऐसा थोड़ी कि फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। 11th में ज्यादा सिलेबस है, 12th में कम है। 12th में एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला पार्ट है, और दूसरा ऑप्टिक्स है, और तीसरा ये है, तीसरा मॉडर्न फिजिक्स है, इतना ही है। तो रे ऑप्टिक्स तुम पढ़ चुके हो, वेव ऑप्टिक्स बचा हुआ है। उसके बाद तुम्हारा जो है मॉडर्न फिजिक्स, ऑलरेडी वो सब पार्ट तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो फिजिक्स में थोड़ा फास्ट जाएगा वो सब पार्ट। तो 5 6 6 7 लेक्चर्स या 10, मैक्स टू मैक्स 10 मान लो। मॉडर्न फिजिक्स में 10 लेक्चर से ज्यादा होगा नहीं, 10 लेक्चर्स में मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स 5 to 6 मान लीजिए, 6 लेक्चर्स में और वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 मीन्स 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स में वो सेकेंड ट्रैक वाला वो पढ़ जाएगा, है ना, और कुछ वेव्स बचा हुआ है, फ्लूइड्स है, वो सब जाएगा। और इस साइड अब इसके बाद इसमें 2 चैप्टर अभी और है 11th में, SHM और ग्रेविटेशन।
उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट हो जाएगा, उसमें 5-6 चैप्टर्स हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया इसको। इसमें 12th का वेटेज ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम। कभी उससे 55% आ गया, इससे 11 से 45% आ गया, ऐसा होता है, बट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है वैसा। ऐसा नहीं कि उससे 65 आ गया और इससे 35, वैसा कभी नहीं होगा। नोट किया इसको, इसीलिए डिस्कस नहीं करें, नोट कर लो इसको, सॉल्व करते यहाँ पे, सॉल्व करते उसको, उसका डिस्कशन बाद में रखते कितना चैप्टर है क्या है। अब देखो फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम, थोड़ा फास्ट नोट कर लीजिए, 30 मिनट्स होने वाला है और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डन। तो फ्रॉम 2 and 4, तो सेकेंड जो है ये u इक्वल्स टू v1 प्लस ओमेगा l बाई 6 था, तो इसमें v1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये कितना था, ओमेगा l बाई 2 प्लस ओमेगा l बाई 6, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, u इक्वल्स टू 6, तो 3 ओमेगा l प्लस ओमेगा l, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 ओमेगा l। तो सही सॉल्व किया ना यार मैंने। v1 is omega l by 4, ओके ओमेगा l by 4 है, ओमेगा l by 4, ठीक है ठीक है। तो ये 3 जाएगा और ये 2 आएगा और ये 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू 5/12, 5/12, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा आ गया अपना 12u/5l, 12u/5l। हेंस v1 कितना आ जाएगा, v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो v1 हो जाएगा ओमेगा l by 4, तो ओमेगा की वैल्यू 12u/5l इंटू l by 4, तो ये हो जाएगा 3u/5, v कितना आ जाएगा 3u/v1, और v2 फाइंड करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 यहाँ से v2 भी आ जाएगा, v1 कितना है 3u/5 प्लस v2, तो यहाँ से v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2u/5, 2u/5, ठीक है। अब मुझे क्या था, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, किसका, अपर पार्ट की काइनेटिक एनर्जी, किस पार्ट की, अपर पार्ट की काइनेटिक एनर्जी। रॉड ऐसा है, सेंटर ऑफ मास इसका v2 से जा रहा है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अपर पार्ट की फाइंड करनी है, मतलब यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है आपको, है ना, इस पार्ट की काइनेटिक। तो पहले इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए। तो देखो ये v से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v2 तो होगी, बट ये ओमेगा से जा रहा है, तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, कितनी, ओमेगा l/4, ओमेगा l/4, तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इस हाफ के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, तो v2 माइनस ओमेगा l/4, तो 2u/5, ओमेगा l/4 की वैल्यू 3u/5 आ रही है, तो -u/5, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में आएगा और ये ओमेगा से रोटेट तो कर रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर पार्ट, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर हाफ पार्ट, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा हाफ मास कितना m/2 इंटू VCm² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m/4 u²/25 प्लस हाफ ICM कितना होगा m/2 l/,
2 का स्क्वायर ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर 12u बाय 5 l का स्क्वायर। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? ये पार्ट समझो इसको। क्या फाइंड करनी है आपको? काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करनी है? इस पार्ट की काइनेटिक एनर्जी। अरे एक मिनट, समझ तो लो क्या बोल रहा हूँ। इस पार्ट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी चाहिए, और एंगुलर वेलोसिटी तो हर किसी का ओमेगा ही होता है। अगर ये रॉड सेंटर ऑफ मास से ओमेगा से जा रहा है तो ये पॉइंट भी ओमेगा से रोटेट करेगा, ये पॉइंट भी ओमेगा से रोटेट करेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा ही है इसका, वो तो अपने को पता है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये ऐसा रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये जो इसका मिड पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है l/4। तो ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी आएगी? ओमेगा l/4। अरे ये l/4 डिस्टेंस है ना, तो ये होगा ओमेगा l/4। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v2 माइनस ओमेगा l/4, तो ये हो जाएगा माइनस u/5। इसका मतलब ये रॉड, वैसे भी देख लो ना, ये रॉड ऐसा रोटेट कर रहा है, मतलब ये रॉड का सेंटर, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अभी इस डायरेक्शन में है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर हाफ पार्ट क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एम इंटू VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ मतलब ये m/4 हो जाएगा। VCM की वैल्यू पुट कर दिया। ये m/2 क्यों लिखा? क्योंकि इसका मास m/2 होगा। टोटल का मास m है तो इसका मास m/2, लेंथ l/2। तो ये हो जाएगा हाफ। आई की वैल्यू क्या होती है? सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हाँ, ml स्क्वायर बाय 12। m की जगह पे m/2, l की जगह पे l/2 स्क्वायर बाय 12, ओमेगा की जगह पे 12u/5l स्क्वायर, 5l स्क्वायर। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपको mu स्क्वायर बाय 25। क्या आएगा? mu स्क्वायर बाय 25। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। यस यस। यहाँ पे हाफ MVCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? m/4। VCM की वैल्यू पुट कर दिया, u स्क्वायर बाई 25। ये हाफ। मास कितना होगा इसका? m/2, इसीलिए m/2 लिखा है। ICM कितना होगा? सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12। m की जगह पे m/2, l की जगह पे l/2 का स्क्वायर बाई 12, m/2 l/2 का स्क्वायर बाई 12 इंटू 12u/5। अरे ओमेगा फाइंड किया ना, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो यहाँ से आंसर इतना आ जाएगा।
नोट कर लिया इसको। अरे यार खुद से मतलब वैल्यू पुट करके देख लो ना यार, इन सब में अभी इन सब ये सब चीज बताने की थोड़ी है। वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्या? VCM है U/5 है, ICM है ml²/12 है, क्या है ये सब? इतना सिंपल सी चीज है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ मास हो जाएगा इसका m/2 VCM² प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ m/2 इंटू U/5 का स्क्वायर, माइनस लिखो, माइनस आया है, प्लस खुद से हो जाएगा। हाफ ICM क्या होगा? ml²/12, मास क्या है? m/2, लेंथ कितना है? l/2 का स्क्वायर बाई 12, ओमेगा की वैल्यू क्या है? 12U/5L, इसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा mu²/25। नोट कर लीजिए इसको। एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम का ये लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है। a particle of mass a particle of mass 10 kg is moving a particle of mass mkg is moving with a uniform speed with a uniform speed of 6 meter per second in xy plane along the line 3y equals to 4x plus 10. Find the magnitude of angular momentum about origin. ये लाइन है, ये 6 है, x और y मीटर में रहेगा, 10 kg है। सॉल्व कीजिए एक बार, देखिए कितना आ रहा है। एक मिनट, हाँ जी देख लीजिए। कितना आ रहा है? 120, करेक्ट, 120 करेक्ट है ना। तो यहाँ से ये जो लाइन है 3y इक्वल्स टू 4x प्लस 10, ये इसी के अलॉन्ग मूव कर रहा है पार्टिकल। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा? 4/3x प्लस 10/3। तो अगर आप लाइन देखेंगे, ये y है और ये x है, तो इसका y इंटरसेप्ट प्लस है, स्लोप जो है वो 4/3 है, तो y इंटरसेप्ट ये है, स्लोप पॉजिटिव है, तो लाइन ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये 10/3 है, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? जब आप इसको 0 पुट कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? 5/2।
इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, -5/2 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 10/0 और 10/3। पार्टिकल इसी के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। अब इस डायरेक्शन में आ रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है वैसा कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बट इसी लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, आपको इस पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल्स टू R क्रॉस P, या इसी को लिखेंगे M इंटू R क्रॉस V, है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड देखना है तो M इंटू R परपेंडिकुलर इंटू V लिख देते हैं, R क्रॉस V मतलब R परपेंडिकुलर इंटू V, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा R। तो मास तो गिवन है, वेलोसिटी भी पता है, मतलब स्पीड भी पता है, R परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा, कहां से, यहाँ से। तो R परपेंडिकुलर मतलब ये डिस्टेंस, इसी लाइन के अलॉन्ग जा रहा पार्टिकल, यहाँ पे भी वेलोसिटी मान लीजिए ये ऐसा जा रहा होगा, शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट करके इसके परपेंडिकुलर बना दीजिए आर की, है ना। तो आर परपेंडिकुलर, या यहीं पे पार्टिकल है इस साइड जा रहा होगा वी से, थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट करिए तो वी और आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, तभी वी एंड आर परपेंडिकुलर होगा। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पे ये 4/3 है, तो tan थीटा कितना है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो tan थीटा क्या दिखेगा आपको, tan थीटा है 4/3, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 53 डिग्री, तो ये एंगल जो है ये 53 दिखेगा, और ये डिस्टेंस है 5/2, ये कितना है 5/2, तो ये r जो है r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल्स टू 5/2, माइनस नहीं ले लेना है, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, 5/2 साइन 53 डिग्री, है ना। 5/2 ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा r 5/2 साइन 53 डिग्री, तो 5/2 साइन 53 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, तो ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2, हेंस L की वैल्यू क्या हो जाएगी m इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू वी, m कितना है 10, r कितना है 2, v कितना है 6, आंसर कितना आएगा 120 kg मीटर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, नोट कर लीजिए। तो कहीं पे इस लाइन के अलोंग पार्टिकल कहीं पे भी मूव कर रहा होगा, उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके परपेंडिकुलर तो बना सकते हैं ना, इस लाइन के अलोंग तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो देखो ये आर और वी परपेंडिकुलर हो गया, ये यहाँ पे है तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया तो आर और वी परपेंडिकुलर हो गया, इसको आर फाइंड कर लिया पहले, तो आर की वैल्यू 2 आ गई, 2 मीटर। तो एल क्या होता है एम वी परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर इंटू वी, तो 10 इंटू 2 इंटू 6, 120, या डायरेक्ट लिख देते एम आर वी साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड वी, तो वी इस साइड आ रहा है और आर ये है, तो एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल 90 डिग्री। डन। नेक्स्ट लिखेंगे रोटेशनल वॉक एंड पावर। हाँ नोट कर लीजिए, नोट कीजिए आप, है ना। परफेक्टली इनइलास्टिक का भी क्वेश्चन कर ले क्या, ठीक है क्वेश्चन कर लेते हैं। डन।
क्वेश्चन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का भी कर लेते हैं। यस है, ये एक रॉड है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एम और एल, एक पार्टिकल एम है और ये यू स्पीड से आके इस एंड पे कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकता है, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो फाइंड करना है, फाइंड द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, लीनियर एंड linear velocity of center of mass, linear velocity of center of mass of rod and particle system। कोलिजन कैसा है, इनइलास्टिक है। कोलिजन कैसा, परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड एंड पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास और रॉड की। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, ये सब आफ्टर कोलिजन। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, एंगुलर वेलोसिटी बतानी, ट्राई कर लीजिए एक बार। इसका भी मास है और इसका भी मास है, इजी कैलकुलेशन के लिए दोनों का मास एम कंसिडर करिए। फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल है, मास एम लेंथ एल,
ये मास सेम है और ये u स्पीड से आ रहा है, यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा। ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ओमेगा, ओमेगा गिवन नहीं है ना आपको, ओमेगा तो फाइंड करना पड़ेगा ना। ओमेगा गिवन नहीं है। जब आके यहाँ पे स्टिक कर जाएगा ये, तो अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। करेक्ट? पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अभी इसका सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और ये पॉइंट का मास m है। तो इसका और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा। ये है पहले सेंटर ऑफ मास इस रॉड का यहाँ पे था, अभी भी इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, बट इस मास का ये जो स्ट्रिक किया है इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इस पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो यहाँ पे m रख दीजिए और यहाँ पे भी m। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा। ये बात आ रही है समझ में? इस रॉड के सेंटर ऑफ मास को C1 बोल दो, ये C1 बोल दीजिए आप, इसको C2। हाँ, तो ये C1 है और ये C2 है। मास m, मास m, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा L/4, L/4। तो अभी इसी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी VCM, और स्ट्राइक कर रहा है तो ये ऐसा रोटेट भी कर रहा होगा ओमेगा से। ठीक है? तो ज्यादा बेटर क्या होता है कि इसी के अबाउट फाइंड करना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता है। वरना अगर आप इसके अबाउट भी फाइंड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसके अबाउट नहीं फाइंड कर सकते, आप इसके अबाउट भी फाइंड कर सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी सेंटर मोमेंट, इसका भी एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। आपको उसका भी एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? अब पहले लिख लेते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम सिर्फ इसका है कितना, mu, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो m प्लस एम इंटू VCM, m प्लस एम इंटू VCM। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mu इक्वल्स टू 2m इंटू VCM। m से m जाएगा तो VCM की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, u/2। VCM कितना आ जाएगा, u/2। अब लिखेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास, न्यू COM, अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट। तो इसके अबाउट अगर आपको ये यूज करना पड़ेगा तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका, इस रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। इस रॉड का इसके अबाउट क्या फाइंड करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे ये बात समझ में? तो इसके अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, तो पहले मैं लिख देता हूँ कि L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। तो L इनिशियल कितना आएगा, इसका आएगा, इसका कितना होगा, तो mu/L/4। इसके अबाउट फाइंड करेंगे पहले भी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ जब एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे तो किसी एक ही पॉइंट के अबाउट लगाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले यहां से कंसिडर कर रहे हैं अभी यहां से कंसिडर कर रहे हैं, दोनों के लिए कहां से कंसिडर करना है, यहीं से। तो ये डिस्टेंस L/4 है, तो पहले कितना आएगा, mu/L/4। अभी कितना आ जाएगा, ICM इंटू ओमेगा, ICM इंटू ओमेगा, क्योंकि आप इसी पॉइंट के अबाउट फाइंड कर रहे हैं तो इसका कुछ नहीं होगा, तो ICM इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो पहले आपको ICM फाइंड करना पड़ेगा। देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज में फाइंड करते हैं ICM की वैल्यू क्या हो, नोट कर लीजिए इतना पहले आप। बुकलेट अगर सॉल्व हो जा रहा है, बुकलेट हो रहा है, बुकलेट तो वैसे तुम्हारी बहुत अच्छी है, बुकलेट सॉल्व हो जा रहा है तो या तो आप DC पांडे कर लीजिए या HC वर्मा कर लीजिए। वैसे HC वर्मा करना चाहिए आपको या DC पांडे, एक रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है? अगर ये बुक आपसे हो जा रही है तो फिर आप मुझे, ऐसा लग रहा है कि सर उसके क्वेश्चंस इजी हैं, तो बहुत सारी बुक है, बट ये है कि पहले स्टेप बाय स्टेप, है ना, वैसे सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार ऐसा बुक लिया कि फिर सॉल्व करना
करने के लिए बैठे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नहीं हुआ तो फिर डिमोटिवेट हुए, वैसा नहीं। अभी बुकलेट तो होमवर्क जो दिया जाएगा वो उसी को सॉल्व करना है। आज होमवर्क मिलेगा आपको, तो अब सॉल्व कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। बुकलेट तो टफ है, ऐसा तो नहीं, बुकलेट इतना इजी तो नहीं है, कर सकते हो। हीरोडॉप बहुत सारी बुक है, कर सकते हो, सॉल्व उसको भी कर सकते हैं आप। तो वही तो, बुकलेट अगर जैसे टफ जा रहा है ना, तो तुम डीसी पांडे लो ना, उसमें इलस्ट्रेशंस भी है, उसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर उसमें लेवल 1 लेवल 2 करके है, उसको सॉल्व कीजिए। या फिर आप एससी वर्मा लीजिए, उसमें इलस्ट्रेशन है, पहले उसको सॉल्व कीजिए। बुकलेट ही नहीं हो रहा है, ये वैसा नहीं, बहुत हार्ड तो नहीं है, बट अच्छे क्वेश्चन। हीरोडॉप बहुत हार्ड तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, उतना भी नहीं है, स्टूडेंट सॉल्व करता ही है, बट ये है कि अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वैसा है। टाइम दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस भी हो गया तो सही है। चलेगा चलेगा चलेगा। या तो पहले HCV सॉल्व कर लो, बुकलेट में भी क्वेश्चंस है, बुकलेट में भी क्वेश्चंस है और तुम्हारे नोटबुक में भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ। तो यहाँ से पहले आपको ICM फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास, अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, न्यू सेंटर ऑफ मास यही है, न्यू COM। ये वाला डिस्टेंस L/4 है, यहाँ पे एक मास M है, और तो इसके अबाउट अगर ICM फाइंड करेंगे आप, तो आई रॉड प्लस आई पॉइंट मास, आई पॉइंट मास लिख देता हूँ, ठीक है, या आई बॉल। तो इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके अबाउट फाइंड करना है। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस भी L/4 है, तो इसके अबाउट अपने को पता है कितना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट है mL²/12। तो इसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या आएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कितना आएगा? तो पहले लिख देता हूँ mL²/12 प्लस mL/4 है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये होता है ICM प्लस MD²। इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? m, और ये वाला डिस्टेंस L/4, L/4 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है? mL²/12 प्लस mL²/16 प्लस mL²/16। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 48 आ जाएगा। 4 mL² प्लस 3 mL² प्लस 3 mL², तो 10 mL²/14, तो 5/24 mL², ये ICM हो गया, है ना। तो अभी क्या करेंगे ना, क्या था आपका इक्वेशन? MU L/4 इक्वल्स टू ICM इंटू ओमेगा। तो MU L/4 इक्वल्स टू ICM कितना है? 5/24 mL² इंटू ओमेगा। 4 से 6 टाइम्स में जाएगा, mL। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा इक्वल्स टू 6U/5L। 6U बाय, सेकेंड क्वेश्चन आंसर ये है 6U/5L। सिक्स यू बाय 5L। HCV और DC पांडे देखो दोनों सेम ही है, बट अगर DC पांडे करने का ये थोड़ा सा एडवांटेज क्या है कि उसमें जैसे कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, उस पे 2 और 3 इलस्ट्रेशंस है। ब्लर हो रही है क्या स्क्रीन? नहीं ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार देखिए आप। तो डीसी पांडे करने का क्या एडवांटेज है कि कोई भी एक कॉन्सेप्ट होगा ना, तो उस पे 2 और 3 इलस्ट्रेशंस है, तो आप उसको सॉल्व करोगे ना, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए, तो इसीलिए आप उसमें, और उसमें इलस्ट्रेशंस भी बहुत ज्यादा है, तो वो है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो डीसी पांडे में ज्यादा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो डीसी पांडे में ज्यादा।
क्योंकि इसका वॉल्यूम है ना 1 2 3 4 5 और इसके 2 वॉल्यूम्स है, HCV के 2 वॉल्यूम्स। नेक्स्ट लिखेंगे रोटेशनल वॉक एंड पावर। रोटेशनल वॉक एंड पावर, पहले भी बताया था कि रोटेशनल वॉक का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट पेज में ही डिराइव कर पाएंगे क्या इसको। ऐसे देखो ये इसके वॉट रोटेट कर रहा है ओमेगा से। मैं क्या करता हूँ, थीटा एंगल पे एक स्मॉल सा एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, डी थीटा। ये डी थीटा है, तो ये वाला जो लेंथ होगा इसको मैं dx बोल देता हूँ। dx क्या होगा, आर डी थीटा। आर डी, ठीक है, dx क्या होगा, आर डी थीटा। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा टेंजेंशियल फोर्स, हाँ, अगर आप स्टार्टिंग से एचसीबी सॉल्व करें तो एचसीबी ही सॉल्व कीजिए। अगर कोई डीसी पांडे सॉल्व कर रहा है तो उसी को सॉल्व करें, पहले उसी को सॉल्व करो, चेंज नहीं करना। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर डिस्कस कीजिए कि हाँ सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। अब यहाँ पे ये पार्टिकल मान लीजिए ये ऐसा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो ये ऐसा है। मान लेते कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स एफ टी। सेंट्रिपिटल फोर्स भी होगा, बट सेंट्रिपिटल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, ये पार्टिकल जब भी जाएगा ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इसी के अलॉन्ग होगा।
सेंट्रीपिटल फोर्स इस साइड लगेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका वर्क डन 0। तो किसका वर्क डन आएगा? टेंजेंशियल फोर्स। किसका आएगा? टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन आएगा। तो अगर मैं डी डब्ल्यू फाइंड करूं, डी डब्ल्यू रोटेशन, डी डब्ल्यू रोटेशन स्मॉल वर्क डन, तो पहले यहाँ पे वर्क डन क्या आ रहा है? एफ टी इंटू डी एक्स, है ना। जब ये डी थीटा एंगल रोटेट कर रहा है तो उस केस में वर्क डन कितना आएगा? एफ टी इंटू डी एक्स, एफ टी इंटू डी एक्स, यहाँ से यहाँ आया ये डी एक्स। तो यहाँ से आप डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू रोटेशन एस एफ टी इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा? आर डी थीटा। क्या हो जाएगा? आर डी थीटा। नोट कर लीजिए इतना पहले। Done? ये पार्टिकल है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि डी टी टाइम में ये कितना एंगल ट्रैवल किया? डी थीटा। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इतना होगा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। कितना होगा? आर डी थीटा। और यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स एफ टी है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन तो 0 होगा। सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन क्या होता है? 0। हमेशा इसका डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग होगा और फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है, एंगल 90 डिग्री होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन 0 होगा। तो किसका वर्क डन आएगा? टेंजेंशियल फोर्स का। इसी डायरेक्शन में फोर्स है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशन की वजह से यहाँ पे जो वर्क डन रोटेशनल मोशन में वर्क डन फाइंड करेंगे तो डब्ल्यू रोटेशनल क्या लिखेंगे? एफ टी इंटू डी एक्स। और एफ टी डी एक्स की वैल्यू क्या है? आर डी थीटा, आर डी थीटा। अब यहाँ से एफ टी इंटू आर कुछ होगा क्या? एफ टी इंटू आर, टॉर्क है ना। ये एफ है और ये आर है। इस पॉइंट के वो टॉर्क आ जाएगा आर क्रॉस एफ, 90 डिग्री एंगल भी है। तो एफ टी इंटू आर जो आएगा वो आएगा टॉर्क। क्या आएगा? टॉर्क। ठीक है। तो यहाँ से डी डब्ल्यू रोटेशन इक्वल्स टू एफ टी इंटू आर डी थीटा। इसको आप क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू रोटेशन इज टी डी थीटा, टाउ डी थीटा। टॉर्क है ये। तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू रोटेशन, तो यहाँ से टाउ डी थीटा आ जाएगा, है ना। अगर वेक्टर के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो डब्ल्यू रोटेशन की जो वैल्यू होगी टाउ डॉट डी थीटा, ऐसा लिखेंगे। अब नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर भी यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर फाइंड करने के लिए वर्क डन फाइंड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाय डी टी। तो डी डब्ल्यू क्या है यार? टाउ डॉट डी थीटा बाई डी टी। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ डॉट डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो गया? टाउ डॉट ओमेगा। नेक्स्ट देखेंगे एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स को J और यहाँ पे L, जे एल हो जाएगा, जे एल एंगुलर इंपल्स।
तो ऐसे देखो, जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, डीएल बाई डी टी। तो यहां से टाउ डी टी क्या हो जाएगा, डीएल। देयरफॉर डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, यहां से चेंज आएगा डेल्टा एल इक्वल्स टू टाउ डी टी। टाउ डी टी, ये टाउ डी टी क्या है, ये टाउ डी टी इन दोनों का एरिया, एरिया अंडर टाउ टॉर्क एंड टाइम कर्व है। और ये क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंट, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एरिया अंडर एफ टाउ टी कर्व, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम याद है कुछ। चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होता था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता था एफ डी टी। क्या होता था एफ डी टी, उसको क्या बोलते थे, एफ डी टी को क्या बोलते थे, लीनियर इम्पल्स, इम्पल्स बोलते थे उसको। एफ डी टी क्या होता था, इम्पल्स। और वही होता था चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, एंगुलर इम्पल्स। क्या होगा, एंगुलर इम्पल्स। क्या होगा, एंगुलर इम्पल्स। नोट कर लीजिए इतना पहले।
डन। तो यहां से क्या आएगा, एंगुलर इम्पल्स। तो एंगुलर इम्पल्स जो होगा, एंगुलर इम्पल्स, ये क्या आएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो आप जेएल को लिखेंगे डेल्टा एल, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे, जेएल इक्वल्स टू एस, जेएल की वैल्यू डेल्टा एल। अब ये बताइए, जैसे अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एल क्या होता है, एम वी, वी परपेंडिकुलर इंटू आर, या एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी, किसी एक को परपेंडिकुलर बना दीजिए, एल ये होता है। तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए, ये एल जो है बेसिकली, ये एल क्या है, एम इंटू वी जो है ये है मोमेंटम, आर क्रॉस पी होता है ना, तो ऐसा आर क्रॉस पी भी लिख सकते हैं, तो आर परपेंडिकुलर इंटू पी लिख दिया। तो एल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या दिखेगा आपको, एल परपेंडिकुलर इंटू पी फाइनल माइनस आर परपेंडिकुलर इंटू पी इनिशियल। आर अगर सेम है तो ये आ जाएगा, तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आर परपेंडिकुलर इंटू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो डेल्टा एल क्या दिखेगा आपको, आर परपेंडिकुलर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स, तो आर परपेंडिकुलर इंटू इम्पल्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जे एल इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इंटू लीनियर इम्पल्स, ऐसा भी होगा। ये एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स, और ये लीनियर इम्पल्स है, लीनियर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स और ये नेक्स्ट लिखिए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन। ये बताया हुआ है एक दो बार, बट फिर भी अभी बता देता हूँ, इन केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये पार्ट रोटेट कर रहा है ना, मान लेते हैं ये वी से, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और इसका कुछ अल्फा भी गिवन है, इसका कुछ अल्फा भी है। तो अभी इससे वेलोसिटी फाइंड करेंगे, हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाँ बताया है, ये नहीं बताया क्या, टॉर्क इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, हम ऐसे ही तो सॉल्व करते थे, या तो आर को परपेंडिकुलर बना लेते थे एफ के, या एफ को परपेंडिकुलर बना देते थे आर के, टॉर्क में तो ऐसे ही सॉल्व किया है। तो यहाँ ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है और अल्फा भी है इसका, तो उस केस में देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी, हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ सकती है, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, और इसका रेडियस आर है, रेडियस आर के, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसको। एक एक मिनट, देख लो यहाँ, डन। नहीं ऐसे समझो ना, अगर ये, अगर ये ऐसा लिख दिया है, इसकी इसकी मीनिंग क्या है, जब ऐसा तुमको दिख रहा है वो कि आर सर चेंज हो जाएगा, तो ऐसा लिख, इसकी मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास सपोज, यहाँ से ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, यहाँ पे एक इम्पल्स दिया जे, क्या इम्पल्स दिया, जे, और ये वाला डिस्टेंस आर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका जो
एंगुलर इंपल्स इसको मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसकी मीनिंग ये एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल रॉड है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये रॉड है, ऐसा रख दिया है ना। अब यहाँ पे क्या, एक बार इंपल्स दिया सर, ऐसा इंपल्स देके छोड़ दिया, तो अभी ये क्या इंपल्स मिलेगा, आगे भी जाएगा, रोटेट भी करेगा। तो इसकी वजह से जो इसको एंगुलर इंपल्स मिला होगा, कौन सा एंगुलर इंपल्स, वो ऐसा हो जाएगा आर इंटू, डायरेक्ट लिख सकते हैं जे। तो वैसे चीज को रिलेट करने के लिए क्या आएगा, जे इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इंटू जे। बट तुम्हारा जो डाउट है वो बिल्कुल सही है कि सर आर चेंज हो जाएगा, तो आर चेंज हो जाएगा तब उसको ऐसे आप नहीं लिख पाएंगे, क्लियर है। तब आप उसको डायरेक्ट, क्योंकि देखो ना खुद से अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसको आर वेक्टर के टर्म्स में नहीं लिख रहा हूँ, तो तब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा R1 क्रॉस E1, है ना, एल इनिशियल, और एल फाइनल मान लीजिए R2 या R फाइनल क्रॉस B फाइनल। यहाँ से बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक रॉड है तो इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, R इंटू जे, मतलब इसको इंपल्स मिला कितने का, जे का। यहाँ पे ऐसा नहीं है पहले क्या होता था, समझो, ये रॉड होता था, कोई एक मास होता था, मास आके स्ट्राइक कर रहा है तो इसका चेंज हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, इंपल्स चेंज हो रहा है। तो अभी क्या होगा, अभी वैसा नहीं, अभी आपने बस एक बार ऐसे आके स्ट्राइक किया है, इंपल्स दिया, सिर्फ इंपल्स दिया है, अब ये इंपल्स दिया मतलब ये अब हट जाएगा, तो उसकी वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, इसकी वजह से इसकी लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व होगा ये। तो उस केस में आप जेल को लिखेंगे आर इंटू जे। जे यहाँ पे क्या है, लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स, इसको साइड में नोट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बुकलेट में है शायद जे का, कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है बट है। टू 2843, ये उस टाइम पे ये कुछ ज्यादा आ गया था, मोर देन वन, मोर देन वन, इसमें और पार्शियल मार्किंग भी नहीं थी, तो फिर इसमें मेरा कुछ ज्यादा ही घट गया, वैसा है, मोर देन वन। एक पेपर में मतलब 18-20 क्वेश्चन से ज्यादा थे एक पेपर में, तो फिर अभी वो हुआ ना, पार्शियल मार्किंग भी नहीं है, एक तो सही हो रहा है, अभी एक क्वेश्चन पे लगे रहेंगे, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो थोड़ा फास्ट 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 के चक्कर में ये वाला वैसा। नोट कर लो, वेलोसिटी एंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी देख रहे हैं तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी यहाँ से, वेलोसिटी, तो अगर ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, कुछ पता नहीं आजकल सर्कल कुछ ज्यादा ही बेकार नहीं बन रहा है मुझसे, मजा नहीं आ रहा है, ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस आर है, इस पॉइंट पे अगर आप फाइंड करेंगे तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ओमेगा आर, है ना, यहाँ पे फाइंड करेंगे तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ओमेगा आर, ओमेगा आर, आर। यहाँ पे अगर आप फाइंड करेंगे तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, ओमेगा आर। यहाँ पे अगर आप फाइंड करेंगे तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, ओमेगा आर। यहाँ पे अगर आप फाइंड करेंगे तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, ओमेगा आर। यहाँ पे अगर आप फाइंड करेंगे इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, ओमेगा आर। अगर आप मान ले कोई एक पॉइंट आपने यहाँ पे कंसिडर कर लिया एक्स डिस्टेंस पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमेशा देखो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर है, तो इसके लिए सर्कुलर पाथ ऐसा होगा,
वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा इंटू एक्स। एक्सेलरेशन देख लेते हैं। इस बार सही बनना चाहिए, पहले से तो ठीक है। मान लीजिए ये अल्फा से रोटेट कर रहा है और ओमेगा भी है इसका। अभी बताओ, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, अल्फा से रोटेट कर रहा है और इसका कुछ ओमेगा भी है, तो ओमेगा की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन आता है? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ओमेगा की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन आएगा और अल्फा की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? तो अल्फा की वजह से हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, अल्फा आर। ओमेगा की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे अल्फा आर इस डायरेक्शन, ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे अल्फा आर इस डायरेक्शन, ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए ऐसा। अगर ये क्लॉकवाइज होता, इस डायरेक्शन में होता, तो डायरेक्शन ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये अल्फा आर ओमेगा स्क्वायर। अगर किसी पॉइंट पे आप फाइंड करना चाह रहे हैं, मान लें एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसकी वजह से टेंजेंशियल आएगा ये वाला अल्फा टी, अल्फा एक्स, और सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन इन दोनों का समेशन होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इन दोनों का समेशन होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इन दोनों का समेशन होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इन दोनों का समेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन। आज के लिए इतना ही रहेगा। आपका जो है ये प्योर रोटेशनल मोशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, बट नेक्स्ट लेक्चर में जो आज होमवर्क दूंगा उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? इसका मतलब सेकेंड लेक्चर से, उसके बाद वाले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। ब्लर है, नहीं होना चाहिए, पता नहीं। हो गया आज का लेक्चर, चलो बाय, टेक केयर। कौन सा होमवर्क? पहले पहले जो होमवर्क दिया था रोटेशन का, उसका डाउट उसके डाउट्स को मैंने डिस्कस किया है। अरे पहले जो होमवर्क दिया था रोटेशन का, उसके डाउट्स को मैंने डिस्कस किया है। आपके डाउट्स है तो पूछ लेना, बट लास्ट में पूछना हो, ठीक है? आपके डाउट्स रहेंगे, पूछ लेना, बट लास्ट लास्ट, ठीक है? चलो बाय। कोई नहीं, फिर एक बार सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप को अगर डाउट्स आ रहे हैं तो डिस्कस करेंगे उसको, बट लास्ट में, पहले जो आज होमवर्क दूंगा उसको डिस्कस करो, ठीक है? ठीक है।